Good morning everyone. Shubh Prabhat. Myself Sunny, your history faculty from श्री इकोनॉमिक विद्यालय. मेरा नाम सनी है और आज ये हिस्ट्री की क्लास दूसरी लास्ट टाइम में मैंने एक क्लास लिया था जिसमें कुछ चीज़ें अधूरी रह गई थी. नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, उस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट्स था दैट्स वी आर गोना कवर इन दिस वन. आज हम लोग उसको कवर करेंगे. पीछे जो मैंने आपको बताया था, लेट मी रिकॉल. हम लोग ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, इस पूरे चैप्टर के अंदर सिनेरियो में, इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने बेसिकली क्या देखा है, क्या पढ़ना है. तो 200 साल तक भारत गुलाम रहा अंग्रेजों का, अंग्रेजों ने गुलाम बना करके रखा भारत में. फिर किस तरीके से भारत के लोगों के अंदर भी राष्ट्र के प्रति प्रेम जागा, लोग कैसे विद्रोह पे उतर आए, कैसे किस तरीके से स्टेप वाइज भारत में फाइनली इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, भारत ने आज़ादी पाई, कौन कौन लोग थे जिन्होंने कोऑपरेट करा इन सारी चीज़ों में. तो वो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे. तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जिस समय वर्ल्ड वॉर 1 है ना, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय भारत में अंग्रेजों ने क्या किया था, फोर्स रिक्रूटमेंट शुरू कर दी थी, टैक्सेस को राइज किया था और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे इनकम टैक्स जो है वो इम्पोज कर दिया था. ठीक है. उसी समय भारत में अराउंड 1980s और 21 के बीच में, 18 और 21 के बीच में, 1918 और 21 के बीच में फूड शॉर्टेजेस भी आए थे बहुत सारे स्टेट्स में, जहाँ पे क्रॉप फेलियर हुआ था. तो उसके कारण से लोगों के सामने भुखमरी के भी हालात थे. बहुत सारे लोगों को खाने का अनाज भी नहीं मिल पा रहा था. तो वो सारी चीज़ें, एक फोर्स रिक्रूटमेंट, लोगों के अंदर अंग्रेजों के लिए गुस्सा भर रही थी. उसके बाद क्रॉप फेलियर हो जाना और उस पर अंग्रेजों का कोई सपोर्ट ना मिलना करना उन लोगों को, उसको लेकर के अंग्रेजों के अंदर गुस्सा भरता गया लोगों के अंदर. जो इनकम टैक्स की पॉलिसी लाई गई उसके कारण लोगों के अंदर गुस्सा, चूँकि लोग जब अनेबल थे, फूड शॉर्टेज आया, क्रॉप फेलियर हुआ, तो लगान भी नहीं दे सकते थे और जबरन उनको मजबूर किया जाता था लगान देने के. उसके कारण भी लोगों के अंदर गुस्सा भरता गया अंग्रेज को लेकर के. तो धीरे धीरे ये सारे इंसिडेंट्स जो है वो पुटिंग एंगर इनसाइड पीपल, लोगों के अंदर एंगर भर रही थी, गुस्सा भर रही थी. फिर गांधी आया, गांधी जी ने एक के बाद एक आंदोलन स्टार्ट किया. उसके बारे में भी मैंने आपको बताया किस तरह से रॉलेट एक्ट हुआ, क्या था. फिर आपका असहयोग आंदोलन, दैट इज कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चला. तो बच्चों फाइनली जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम खत्म किया था वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गॉट स्लो डाउन, है ना. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था, स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छे तरीके से चला. लोगों ने एंथुजियास्टिकली, है ना, पीपल एंथुजियास्टिकली सपोर्टेड दैट, लोगों ने बहुत जोश में उसको सपोर्ट भी किया, है ना. लॉयर्स ने अपनी प्रोफेशन छोड़ी, बच्चों ने स्कूल कॉलेजेस छोड़ दी. उसके बाद पीपल बॉयकॉटेड दी फॉरेन गुड्स, है ना, लोगों ने फॉरेन गुड्स को भी बॉयकॉट किया. तो एक अलग सा ही माहौल था कि मतलब कंप्लीट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. फिर धीरे धीरे वो चीजें जो है ना स्लो डाउन पड़ने लगी. जो मोमेंटम एक एंथुजियाज्म का था वो मोमेंटम एकदम सुस्त और धीमा होता गया. ऐसा क्यों हुआ? एज आई टोल्ड यू कि वो जो वक्त था जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ 21-22 की, पोवर्टी वाज देयर इन इंडिया, गरीबी तो थी भारत में उस समय. तो पीपल वे आर नॉट एबल टू बाय द कॉस्टली खादी गुड्स, क्योंकि खादी जो उस समय कपड़ा बनता था ना वो महंगा हुआ करता था. ऐसा कहा जाता है कि एक सेट जो कपड़े की कीमत होती थी खादी की, उतने ही कीमत में अंग्रेजों के 2 सेट आ जाया करते थे. अंग्रेजों के बने हुए कपड़े जो वो ला करके यहाँ पर बेचा करते थे. तो जस्ट अज्यूम कि वो लोगों को कितना ये हो रहा था. तो खादी कपड़ा जो था पीपल कुड नॉट एफर्ड, लोग एफर्ड नहीं कर पा रहे थे. उसके बाद जिन बच्चों ने स्कूल कॉलेजेस छोड़ी उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही थी और ये आंदोलन लंबा चलने वाला था. उसके बाद जिन्होंने प्रोफेशंस, जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, उनके सामने भी खाने की दिक्कत होने लग गई, घर चलाना उनके लिए इश्यूज हो रहा था. ठीक है. तो फिर फाइनली क्या हुआ, दे ऑल्सो बैक टू देयर वर्क, वो भी वापस अपने काम में चले आए. बच्चे भी स्कूल कॉलेजेस पहुंच गए. फिर लोगों ने वापस ब्रिटिशर्स के गुड्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. तो फाइनली क्या हुआ कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था ना, वो धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगा. चलिए, तो अब जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो हमेशा जैक बोर्ड, है ना, झारखंड बोर्ड में
फाइनल एग्जाम्स जो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे उसमें ये अक्सर सम्मिलित भी रहता है, ये रहता है वहां पे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था उसको उन्होंने बंद क्यों किया? व्हाट वाज द रीजन दैट व्हाई गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद क्यों किया? देखिए, गांधी जी ने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया तो आई जस्ट टोल्ड यू दैट पीपल एंथुसियास्टिकली सपोर्टेड, लोगों ने बहुत एंथुसियास्टिकली उसको सपोर्ट किया। लेकिन वो जो चला असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने स्टार्ट किया उसको लोगों ने अपने अपने तरीके से ले लिया। अलग अलग जगह पे लोग जो थे उन्होंने असहयोग आंदोलन का अपना ही मतलब निकाल लिया। उनके लिए असहयोग आंदोलन का मतलब जो प्रॉब्लम उनकी थी उनसे बाहर आना वही बनता चला गया। जैसे टाउन्स के लोग, कंट्री साइड्स के लोग, कंट्री साइड में एक बिगार सिस्टम चलता था ना, बिगर सिस्टम। व्हाट वाज दैट? इन बिगर सिस्टम वो लोग जो जिनके पास लैंडलेस थे या जो पुअर थे, जो बहुत ज्यादा गरीब थे, उनको बाय फोर्स जमीन पे या बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और वो जो होते थे जबरन उनसे काम करवाया जाता था, ठीक है, विदाउट एनी पेमेंट। कोई पेमेंट भी उनको नहीं दिया जाता था उसके लिए, तो जबरदस्ती उनसे काम भी लिया जाता था। तो ये सिस्टम भी एक तरह से चल रहा था। तो इनके लिए इस सिस्टम से बाहर आना ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक तरह का था। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो कुछ लोकल लीडर्स, कुछ जगहों पे जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन को गलत तरीके से लिया और उसको मिस इंटरप्रेट किया। मिस इंटरप्रेट कैसे किया? कुछ लोकल लीडर्स ने ये कह दिया कि गांधी राज आ रहा है तो अब हमें अंग्रेजों को टैक्स नहीं देना है, ठीक है, वी डोंट हैव टू पे टैक्स टू ब्रिटिशर्स। कुछ प्लांटेशन वर्कर्स जो थे, प्लांटेशन वर्कर्स वो हुआ करते थे जिनको जबरन लग करके काम करवाया जाता था, आने जाने की भी ज्यादा छूट नहीं होती थी, आजादी नहीं होती थी, फिर जो चीजें ब्रिटिशर्स को रिक्वायर्ड होती थी वो उनसे उगवाया जाता था, ठीक है। तो प्लांटेशन वर्कर्स जो थे, जिनको आप एक तरह से कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स बंद हुआ मजदूर, है ना, तो वो लोग जो है दीवारें तोड़ तोड़ के वो लोग मतलब भागने की कोशिश करने लगे। कई बार पकड़े भी गए, मारा भी गया उनको। तो इन प्लांटेशन वर्कर्स के लिए ये भी वही कहानी था कि गांधी राज आ रहा है तो अब हमें आजादी मिलेगी, अब हमें अंग्रेजों के अंडर काम नहीं करना। तो ये भी वहां से तो निकलने लगे। बहुत सारे वर्कर्स थे जिन्होंने जो कॉम्पिटिटिव होकर के काम कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव मतलब बहुत दबाव में, प्रेशर में या मजबूरी में कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने भी उस चीज को छोड़ने की कोशिश करी। उसके बाद आंध्र प्रदेश के अंदर में एक गॉडम हिल्स है ना, पर्वत गॉडम हिल्स है, उस जगह पे एक शख्स जिसका नाम था अलौरी सीताराम राजू। लेट मी टेल यू समथिंग एल्स, पहले मैं आपको कुछ और बता दूं। अंग्रेजों ने इंडिया में फॉरेस्ट एक्ट लगा दिया था। फॉरेस्ट एक्ट के तहत भारत ने इंडियन फॉरेस्ट को 3 हिस्सों में तोड़ा था, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। तो जो फॉरेस्ट था उस फॉरेस्ट को इस तरीके से उन्होंने एक कंटेनमेंट जोन में बदल दिया था कि अब कोई भी लोकल विलेजर्स ना फॉरेस्ट के अंदर घुस करके फ्रूट्स ले जा सकता था, ना पेड़ काट सकता था, ना लकड़ियां ले जा सकता था, ना ही गायों को ले जा सकता था चराने के लिए। तो वो लोग जो नॉमेडिक्स और पेस्टोरलिस्ट होते थे, जो बेसिकली गाय भेड़ बकरियों को चरा करके अपने जीवन का यापन करते थे, उनके सामने तो प्रॉब्लम्स हो गई। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो जंगलों में ही बसा करते थे, ठीक है, या जंगल के किनारे बसा करते थे, उनकी जीविका जो थी वो जंगल पे ही निर्भर थी। तो जब अंग्रेजों ने फॉरेस्ट एक्ट लगाया तो उन लोगों के सामने भी जीवन यापन की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, है ना, दे आल्सो हैव टू सफर दैट सिचुएशन। तो आंध्र प्रदेश के अंदर में जो गॉडम हिल्स था उस जगह पे भी वही हुआ, ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट एक्ट इंप्लीमेंट कर दिया एंड वहां पे हर चीज की मनाही हो गई। एक शख्स अलौरी सीताराम राजू, ये बहुत ही अनोखा शख्स था। अनोखा मैं क्यों कह रहा हूं? इसका कहना था कि इनके पास दैवीय शक्ति है ना, एक बुलेट जो होती गोली वो भी इसका कुछ नहीं कर सकती, और ये जो है खगोलीय कल्पनाएं, मतलब जो अनुमान होता है ना, प्रेडिक्शन, ये प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह की बातें करते थे वहां पे कि गॉडम हिल्स के अंदर में जो लोग थे, जो वहां पे विलेजर्स बसते थे, उनके नजर में ये बहुत बड़ी शख्सियत थे। उनको लगता था कि नहीं, ये खुदा का भेजा हुआ ही बंदा है, मतलब ऊपर वाले ने ही भेजा है इसे। तो अलौरी सीताराम राजू जो थे उन्होंने भी वहां के लोगों को मिस इंटरप्रेट कर दिया गांधी के असहयोग आंदोलन को लेकर के, मतलब एक गलत मैसेजिंग पास कर दिया। अब क्या हुआ, गॉडम हिल्स जो था उस जगह पे एक गुरिल्ला मूवमेंट चालू हो गया, ठीक है। गुरिल्ला मूवमेंट क्या होता था
विलेजर्स जो होते थे उन्होंने अपना ट्रेडिशनल जो वेपन्स होता था ना, तीर धनुष ये वो बना करके रात के टाइम वो लोग निकलते, पुलिस वालों को मारते, लूटते थाना में, फिर ये बहुत कुछ करते, और ना गोदाम से अनाज अंग्रेजों के घर से जो वो प्लेस जहाँ पे स्टोर किया जाता था वहां से उन सारी चीजों को लूट लिया जाता, और इस तरीके से फिर वापस वो लोग अपने अंदर घुस जाते थे जंगल में। तो ये जो गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ये ब्रिटिशर्स के लिए एक चैलेंज बनता गया। ब्रिटिशर्स को तो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फाइनली किसी तरीके से ब्रिटिशर्स ने इसको गुरिल्ला मूवमेंट को क्रश कर दिया, दबा दिया पूरे तरीके से। तो गुरिल्ला मूवमेंट यहाँ पे भी मिस इंटरप्रिटेशन देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद जो लोकल लीडर्स ने नो टैक्सेशन वाली पॉलिसी बनाई, अब हमें टैक्स पे नहीं करना है, प्लांटेशन वर्कर्स अपने जॉब को छोड़ छोड़ करके भागने लगे। तो गांधी जी का जो ये असहयोग आंदोलन था ना, इसको लोगों ने अपने ही तरीके से लिया और उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलने लगा। 1922 ठीक है, 1922 में क्या हुआ, गोरखपुर एक जिला, यहां पे कुछ लोग पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन और ब्रिटिश आर्मी के बीच में क्लैश है ना, देयर वाज अ क्लैश बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड पीसफुल डेमोन्स्ट्रेटर्स। तो अंग्रेज जो थे ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश पुलिस, उनके बीच और पीसफुल डेमोन्स्ट्रेटर के बीच में एक क्लैश हुआ, जिसमें कि ब्रिटिशर्स ने फायर करा और मेनी पीपल्स वर किल्ड है ना, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। इसके बाद क्या हुआ, आसपास के लोग फिर से भड़क उठे, न्यूज जैसे जैसे स्प्रेड हुआ, जो कि जलियांवाला बाग कांड आपको याद होगा जो मैंने आपको बताया था, एज द न्यूज स्प्रेड नियर बाय, जैसे नियर बाय में स्प्रेड हुआ न्यूज, तो फिर वैसे लोग अग्रेसिव होते गए, थानों में आग लगा देना, ब्रिटिशर्स को मारना, ब्रिटिश आर्मी को मारना, आर्म्स को लूट लेना, गोदाम्स को लूटना। तो फिर ये सब चीज जो है चालू हो गया। अगेन द मूवमेंट टर्न वायलेंट। फिर से क्या हुआ कि वो असहयोग आंदोलन, वो अहिंसा के पुजारी है ना, जिन्हें अहिंसा नॉन वायलेंस जो है, जो जिस बात पे वो हमेशा फॉलो अप करने को कहते थे, वो जो मूवमेंट जो स्टार्ट करा था उन्होंने असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन, दैट टर्न इनटू वायलेंस, वो फिर वायलेंस में कन्वर्ट हो गया। फाइनली क्या हुआ, गांधी हैड टू पुट अ ब्रेक ओवर दैट। गांधी जी को फिर उसके ऊपर में ब्रेक लगाना पड़ गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ऊपर। और यहाँ पे ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन इस चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद बंद हो गया। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद क्यों किया, ठीक है, तो द रीजन इज क्लियर। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश पीपल है ना, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है लंदन से एक टीम बनाते हैं, लंदन में एक टीम बनाते हैं अंडर कमीशन ऑफ सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन को हेड बनाया जाता है, उन्हें भेजा जाता है इंडिया। फॉर व्हाट पर्पस, लुक इनटू फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। भारत के अंदर में अंग्रेज किस तरीके से लॉ इन्फोर्स कर रहे थे, किस तरह से कानूनी प्रक्रिया यहाँ चल रही थी, किस तरीके से क्या हो रहा था, है ना, ब्रिटिशर्स कैसे रूल कर रहे थे, उसको मॉनिटर करने के लिए ब्रिटेन से एक टीम भेजी गई अंडर सर जॉन साइमन, और उसको नाम दिया गया साइमन कमीशन। ठीक है, अब इस साइमन कमीशन के साथ एक प्रॉब्लम क्या थी ना, दैट देयर वाज नो एनी सिंगल इंडियन मेंबर, कोई भी एक इंडियन मेंबर जो है वो इस साइमन कमीशन के टीम में नहीं था। अब क्या था कि ब्रिटिशर्स को ऑब्जर्व करने के लिए, ब्रिटिशर्स को मॉनिटर करने के लिए ब्रिटिशर्स की ही टीम आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात थी कि नेगेटिव इंपैक्ट तो कुछ होना नहीं था, कुछ नकारात्मक जो चीजें थी, नकारात्मक बातें, वो तो खुल करके बाहर आनी नहीं थी। जिस कारण से चूंकि एक भी इंडियन मेंबर इस साइमन कमीशन के अंदर में नहीं था, तो यहाँ के लोगों ने साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया, है ना, और गो बैक साइमन के नारे लगाए। ठीक है, 1928 डेमोन्स्ट्रेशन, साइमन कमीशन को बायकॉट किया। अब ये साइमन कमीशन को बायकॉट करने के लिए रैलीज और प्रोटेस्ट भी होने लगे, जिसमें लाला लाजपत राय, उसके बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ये सब मिल करके इसको फॉलो अप कर रहे थे। ठीक है, इसी फॉलो अप के दौरान, इसी जो प्रोटेस्ट के दौरान, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था, इसमें एक बार क्लैश होता है बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस, जिसमें लाला लाजपत राय जो थे, जो कि लीड कर रहे थे इस
प्रोटेस्ट को लाठी चार्ज में उनकी मौत हो जाती है। ओके, अब ये तो हो गया साइमन कमीशन। इसके बाद हम आ जाते हैं ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। उसी दौरान में भारत में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आया। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन उसको इम्पैक्ट उसका देखने को मिला। एग्रीकल्चरल प्राइसेस ड्रॉप। जो एग्रीकल्चर गुड्स थे, सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं कर रहा हूं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, एग्रीकल्चर प्राइसेस जो थे उसकी कीमत में गिरावट आने लग गई। दे हैड नो एनी अदर मीन्स ऑफ सर्वाइवल। उसके बाद क्या था, बहुत सारे लोग जिनके खाने मतलब क्रॉप फेलियर, एपिडेमिक्स, ये सारा कुछ एक सर्टेन पीरियड के अंदर में 5, 7, 10 साल के दौरान में हुआ, जिस कारण से दे वर अनेबल टू पे टैक्सेस। अब लगान के लिए उनके ऊपर में प्रेशर बनाया जाने लगा दैट यू हैव टू पे। तो वो पे कहां से करते? चलिए, ये सारी चीजें हैं। अब ये सब चीज गांधी बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते गए, कर रहे थे। फिर उन्होंने एक और आंदोलन की शुरुआत की जिसका नाम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसको सॉल्ट मार्च भी कहते हैं, हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक यात्रा, ये नाम दिया गया। गांधी जी ने सोचा कि अब कुछ ऐसे पॉइंट को टच करना होगा, मतलब कोई एक ऐसा कंसेप्ट उठाना पड़ेगा जिससे कि एवरी इंडिविजुअल फ्रॉम हिज और हर होम वो आकर के इस आंदोलन में जुड़े। गांधी जी के दिमाग में आया सॉल्ट, है ना, क्योंकि सॉल्ट की अवेलेबिलिटी तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है, तो सॉल्ट हर एक घर में इस्तेमाल होता है, एवरी हाउस होल्ड, है ना। तो अंग्रेजों ने उस समय में सॉल्ट के ऊपर में टैक्स इंपोज कर रखा, ठीक है, तो जिस कारण से इट वॉज बीइंग डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू बाय एंड टू अफोर्ड, तो लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था उसको अफोर्ड कर पाना। तो गांधी ने सॉल्ट के ऊपर से टैक्सेशन को रिमूव करने के लिए और उसके साथ साथ 10 और अलग अलग मतलब टोटल 11 डिमांड्स की एक लिस्ट बनाई, जिसको गांधी जी ने लॉर्ड आयरविन को सबमिट किया, ठीक है, और उनसे कहा आयरविन से कि इसके ऊपर में कंसिडर किया जाए और इसको इंप्लीमेंट किया जाए, माना जाए जो मैंने आपसे कहा है। तो गांधी आयरविन जो थे वो निगोशिएशन के मूड में नहीं थे, ही वाज नॉट इन द मूड ऑफ निगोशिएशन, तो उन्होंने गांधी के उस लेटर का कोई जवाब रिस्पांस नहीं दिया। फाइनली क्या हुआ, गांधी along with his 78 volunteers, गांधी अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक, दोनों गुजरात में कोस्टल एरिया है दांडी, साबरमती आश्रम से गुजरात तक दांडी तक पैदल यात्रा इन्होंने शुरू करी। द डिस्टेंस फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी वाज अबाउट 240 माइल्स, 240 किलोमीटर्स, 240 किलोमीटर। तो साबरमती और दांडी के बीच की जो दूरी थी वो 240 किलोमीटर है। तो हर दिन गांधी 10 किलोमीटर चलते और फिर वो जहां पहुंचते वहां वो रुक जाते, ठीक है। वहां रुकने के बाद वहां के लोग प्लस आसपास के और जो लोग थे उन सबको बुलाया जाता, गांधी सबसे मिलते, सबको बताते, सबको समझाते। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि गांधी सबको एक ब्रॉड बेस्ड आंदोलन के लिए तैयार कर रहे थे। फिर अगले दिन वो 10 किलोमीटर और आगे जाते, तो इस तरीके से करके ये 240 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था गांधी ने 24 दिन में कंप्लीट करा और फाइनली गांधी पहुंचे दांडी, ठीक है। तो ये जो आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला। पीपल अगेन एंथुसियास्टिकली सपोर्टेड, जैसा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में था, तो वैसे ही लोगों ने यहाँ पर भी गांधी को फुल फ्लेज में सपोर्ट किया। अब ये दोनों के बीच में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस था। डिफरेंस क्या था कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने सिर्फ इतना कहा था कि आपको ब्रिटिश को कोऑपरेट नहीं करना है, ठीक है, यू डोंट हैव टू कोऑपरेट ब्रिटिशर्स, जस्ट बायकॉट देयर गुड्स, प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग, उनके चीजों को आप बायकॉट कर दें। लेकिन ये जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें गांधी जी ने कुछ लॉ जो गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंपोज कर रखी थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, उसको ब्रेक करने के लिए कहा, ठीक है। जैसे सॉल्ट के ऊपर में टैक्स लगा हुआ था,
देन गांधी व्हेन रीच्ड डांडी, जब गांधी जी डांडी पहुंचे, ये खुद इन्होंने अपने और सारे वॉलंटियर्स के साथ मिलकर के सॉल्ट बनाया। जो सॉल्ट लॉ था, जो उन्होंने टैक्सेस इंपोज कर रखी थी, उसको तोड़ा। फिर बहुत सारे फैक्ट्रीज के अंदर में भी जहां वर्कर्स काम कर रहे थे वहां पे भी प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से करके ये ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट के फॉर्म में आने लग गया। अब क्या हुआ, जब ऐसा हुआ तो फाइनली ब्रिटिशर्स ने एक एक करके अरेस्टिंग चालू करी, क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगने लगा था कि फिर से एक सिर उनके खिलाफ उठ रहा है, तो वो उन्हें दबा देना चाहते थे और अरेस्टिंग शुरू हुई। ठीक है, अब ये जो अरेस्टिंग थी दैट रीच्ड अप टू मोर देन लैक्स, 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। ऐसा कहा जाता है कि जेलों में जगह नहीं होती थी, इस तरीके से वो लोगों को ठूस करके रखते थे जेल के अंदर में। गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, और गांधी जी के राइट हैंड, गांधी जी का दाहिना हाथ जिसे कहा जाता था, अब्दुल गफार खान को भी उठा के जेल में डाल दिया गया। एंड सो मेनी प्रोमिनेंट लीडर्स वर पुट इनटू द जेल। बहुत सारे जो उस समय के प्रोमिनेंट लीडर्स थे, नामी नेता लोग थे, उनको भी उठा करके जेल में डाल दिया गया। फाइनली क्या हुआ, लॉर्ड आयरविन गांधी से मिलने के लिए पहुंचे। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। जब गांधी से मिलने के लिए लॉर्ड आयरविन पहुंचे, उन्होंने गांधी से कहा कि यू जस्ट फॉलो माई 2 कंडीशंस, है ना, 2 शर्तें हैं मेरी, अगर आप उसे फॉलो करते हैं, आप उसे मान जाएंगे, तो फिर मैं क्या करूंगा कि जितनों को भी मैंने अरेस्ट करा मैं सबको छोड़ दूंगा। ठीक है, आई विल रिलीज एवरीवन। तो गांधी ने कहा व्हाट्स योर कंडीशन, कंडीशन क्या है? उन्होंने 2 कंडीशंस उसके सामने रखी। पहला कि ये जो आंदोलन आप चला रखे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्हिच वन कॉल्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो आप उसको बंद करें। और दूसरा, आपको मेरे साथ लंदन चलना पड़ेगा। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, वहां पे हम नेगोशिएट करेंगे, आपको मेरे जो हायर अथॉरिटीज है उनके साथ नेगोशिएट करना है। तो गांधी ने जो है वो आयरविन की बात मान ली। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आयरविन ने कहा था कि अगर आप 2 कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो फिर जिनको भी मैंने अरेस्ट करा सबको मैं छोड़ दूंगा। ठीक, तो गांधी के बाद आयरविन के बाद पे गांधी निकले। अब ये जो चीज थी कि आयरविन ने 2 कंडीशन गांधी के सामने रखी, गांधी जी ने उसे माना, इसको गांधी आयरविन पैक्ट के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, आपको आपके क्वेश्चंस में आप हो सकता है आपको मिलेगा कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखें किस चीज के ऊपर, गांधी आयरविन पैक्ट के ऊपर में। तो गांधी आयरविन पैक्ट क्या था कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस दौरान अंग्रेजों ने 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को उठा करके जेल में डाला, उसके साथ साथ गांधी और गांधी के दाहिने हाथ अब्दुल गफार खान को भी। तो लॉर्ड आयरविन ने गांधी के सामने 2 शर्त रखी कि अगर आप इसे पूरा करते हैं तो फिर मैंने बाकियों को छोड़ देना है। तो ये जो समझौता दोनों के बीच में हुआ था, गांधी और आयरविन के बीच में, दिस वन कॉल्ड, इसे हम लोग गांधी आयरविन पैक्ट कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, गांधी लंदन पहुंचते नेगोशिएट करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। सो 1 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 2nd राउंड टेबल के लिए। तो जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो जो नेगोशिएशन था, इन ब्रीफ आई एम जस्ट टेलिंग, संक्षेप में बता दूं कि जब वो नेगोशिएशन के लिए वहां पर पहुंचे तो कोई रिजल्ट नहीं निकला। ठीक है, तो नेगोशिएशन का जब कोई रिजल्ट नहीं निकला, वापस गांधी जो है वो इंडिया वापस आ गए। ठीक है, तो जैसे ही वो इंडिया वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि जो प्रॉमिसेस लॉर्ड आयरविन ने उनसे करी थी कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दें, नमक यात्रा को आप बंद करें और आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे चले, तो फिर मैंने सबको छोड़ देना है। जब गांधी वापस आए तो क्या देखते हैं कि किन्हीं को भी नहीं छोड़ा गया। ठीक है, ऑल वर इन द जेल, सारे के सारे जेल में थे। प्लस जो कांग्रेस कमेटी थी उसको भी इलीगल घोषित कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी जो उस समय हुआ करती थी उसको भी इलीगल घोषित कर दिया इन लोगों ने। इस बात से गांधी को बहुत गुस्सा आया। ओके, लेट मी गो बैक लिटिल पीछे। मैं आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्यों बंद किया था? तो मैंने आपको बताया सविनय अवज्ञा आंदोलन इसलिए बंद करना पड़ा था गांधी जी को क्योंकि लॉर्ड आयरविन और गांधी के बीच में एक समझौता हुआ था जिसके तहत गांधी जी से कहा गया कि आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करना पड़ेगा और मेरे साथ 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए चलना पड़ेगा। आप ऐसा करते हैं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर उस कारण से गांधी जी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वाइंड अप करना पड़ गया।
ओके, अब गांधी जब वापस आते हैं लंदन से तो क्या देखते हैं, गांधी जी ने देखा कि ना तो उन्होंने किसी को छोड़ा और ना ही उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी इलीगल घोषित कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो इस बात से गांधी जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः चालू किया, ठीक है। गांधी रीलॉन्च्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः चालू किया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः चालू क्यों किया था, ठीक है। तो वही चीजें गांधी क्यों किया था, तो गांधी जी से जो प्रॉमिसेस उसने करी थी लॉर्ड आर्गुमेंट में, दैट वाज नॉट फुलफिल्ड, वो फुलफिल्ड नहीं हुआ, वो पूरी हुई नहीं। गांधी जी आए, उन्होंने देखा सारे के सारे जेल में थे, जिस कारण से उन्हें बहुत गुस्सा है, पुनः उसने फिर से इसे रीलॉन्च किया, लेकिन इस बार गांधी जी को सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो फेज पहले चला था, जो एंथुसियाज्म पहले देखने को मिला था, वो इस बार देखने को नहीं मिला। ओके, तो अब ये सारी चीजें हो ही रही थी। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की कुछ लिमिटेशंस थी अपनी, ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा हरिजन, है ना। तो भारत में उस समय भी अनटचेबल्स हुआ करते थे। तो शुरू से ही लिमिटेशंस ऑफ सीडीएम, अनटचेबल्स वेर नॉट गिवन इंपॉर्टेंस। उस समय अनटचेबल्स जो होते थे, एक कम्युनिटी, उनको इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं दिया जाता था। इसके पीछे रीजन बहुत सारे थे, बट इन ब्रीफ अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो अनटचेबल्स थे उनको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। इस बात से वो लोग हमेशा खफा रहते थे, ठीक है। तो अब जब अनटचेबल्स खफा रहते थे तो फिर आपस में उन लोगों की गैदरिंग शुरू हुई, कन्वर्सेशंस हुए, एंड फाइनली एक लीडर निकल के सामने आते हैं, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, है ना, जिसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हम लोग कहते हैं, संविधान के जनक। तो बी.आर. अंबेडकर सामने आते हैं और वो कहते हैं कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट, व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट इलेक्टोरेट? कि हमें एक अलग जगह दो जहां पे हम लोग सब रहेंगे, हमारा अपना संविधान, अपना कानून, अपना राज, सब कुछ हमारा अपना होगा, ठीक है। तो जब उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में बात करा तो गांधी जी इसको बिल्कुल डिनाई कर गए। गांधी जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ, ठीक है, तो क्या होगा कि भारत फिर से खंडित होना शुरू हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। तो फिर वो गांधी ऐसा नहीं चाहते थे कि वो डिवीजन हो। दैट वाज द रीजन कि गांधी जी ने उसको डिनाई कर दिया। लेकिन गांधी जी ने बी.आर. अंबेडकर से प्रॉमिस किया कि वो जो इलेक्शंस होंगे उसमें एससीज मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो अनटचेबल्स हैं, उनको सीट रिजर्व कर देंगे, है ना, उन्हें सीट रिजर्व करके दी जाएगी अनटचेबल्स को। तो आज के डेट में भी वो चीजें जो है इंप्लीमेंट हो रखी है। तो जो इलेक्शंस था, गांधी जी ने कहा कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड तुम्हारा आपका नहीं मान सकते, लेकिन हाँ जो इलेक्शंस होंगी उसमें सीट रिजर्व होंगे, ठीक है। तो सीट रिजर्व होंगे तो ऑब्वियसली कि वो इलेक्ट होकर के आएंगे, फिर ग्रोथ होगा, जो भी है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात को गांधी ने खारिज करके रिजर्वेशन देने की बात करी, है ना, सीट को रिजर्व करने की। तो इस बात पे गांधी जी और बी.आर. अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ। यही समझौता जो है बाद में पूना पैक्ट कहलाया। तो गांधी और बी.आर. अंबेडकर के बीच में समझौता क्या हुआ था? बी.आर. अंबेडकर का कहना था मुझे सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, अपना राज्य, अपना सब कुछ, और गांधी का कहना था कि ऐसा ना हो करके मैं आपको इलेक्शन में सीट रिजर्व कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो समझौता था ये बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाने लगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर में टिप्पणी करने के लिए आएगा, ठीक है, कि पूना पैक्ट के ऊपर में समझौता टिप्पणी करें। चलिए अब बात करते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, एकजुटता, है ना, टुगेदरनेस। क्योंकि इंडिविजुअली मतलब अकेले होकर के किसी भी एक वर्क को कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। आपने एक स्टोरी बचपन में पढ़ी होगी कि बहुत सारे मतलब कबूतर और पक्षी थे जिसके ऊपर एक जाल फेंक दिया जाता है ना, तो नॉट ए इंडिविजुअल वाज एबल टू फ्लाई। तो जब सब ने मिलकर ताकत लगाई तो फिर वो जाल को ही लेकर के उड़ गए थे, ठीक है। द सेम थिंग। तो डिवाइडेड, अगर इंडिया डिवाइडेड होता या पीपल डिवाइडेड होते तो फिर इट वाज नॉट पॉसिबल टू
अचीव द टारगेट, है ना, इंडिपेंडेंस। तो टुगेदरनेस बहुत ज्यादा जरूरी थी। फिर अब एक नया मेथड इंप्लीमेंट किया गया, क्या था, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, जिसमें सॉन्ग्स, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, देशभक्ति का गाना अराउंड 1870s 1870 के समय में ही लिखा गया था, वंदे मातरम, है ना। तो सॉन्ग्स को प्ले किया जाने लगा हर उस जगहों पे जहां डेमोन्स्ट्रेशन होते थे, स्ट्राइक्स होती थी, रैलीज होते थे। तो अमूमन आप ऐसा देखेंगे कि कई बार जब हम लोग भी बैठ करके पैट्रियोटिक सॉन्ग सुनते तो अंदर में एक वो कहते हैं ना गूज बम्प्स, वो सब होने लगते हैं और फिर एक नेशनलिस्ट फीलिंग्स आने लगता है अंदर। उसके बाद पेंटिंग्स की मदद ली गई, है ना, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पेंटिंग्स। उसके बाद एलिगोरी, एलिगोरी क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में जाइएगा, जब फर्स्ट चैप्टर अपना हिस्ट्री का है ना, उसमें भी 1 नंबर का ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एलिगोरी, आप क्या समझते हैं इससे, इसका क्या तात्पर्य, इसका क्या मतलब है। तो एलिगोरी जो है ना, इसको आप ऐसे समझिए कि एक काल्पनिक, कुछ काल्पनिक हम जो प्रैक्टिकली है नहीं मगर हम ऐसा बना देते हैं कि लोग उससे जुड़ जाए आकर के। जैसे आप देखिए भारत माता, एक इमेज है ना, एक लेडी फिगर है ना, गॉडेस, जिसको हम लोग गॉडेस मान करके पूछते हैं, भारत माता। तो एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन बनाया गया, क्यों, ताकि लोग कम्युनिकेट, मतलब लोग कनेक्ट हो सके उससे आकर, लोग जुड़ सके उससे आकर के। तो एलिगोरी जो है ना बेसिकली फीमेल फिगर है ना, तो लोगों को जोड़ने के लिए, तो उसी तरीके से भारत माता का एक इमेज तैयार किया गया जिसको हम एलिगोरी भी कहते हैं। तो भारत माता का इमेज बना, लोग फिर मतलब डिवोशनली, है ना, आकर के उससे जुड़ने लगे और इस तरीके से करके फिर मूवमेंट्स एक के बाद एक जो लोग जो है फिर टुगेदरनेस लोगों के अंदर आनी शुरू हुई। 1942 में फाइनली वी आर टू अचीव द टारगेट। 1942 में इंडिया में क्विट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, लोग टुगेदर थे, एकजुट थे और फाइनली ये मूवमेंट जो है बहुत स्ट्रांगली चला। चलते 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 अल्टीमेटली 1946 में ही ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि जस्ट आफ्टर अ ईयर हम इंडिया छोड़ करके वापस चले जाएंगे, ठीक है। 15 अगस्त 1947 फाइनली इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। ओके, तो एक बार इसे बस रिकॉल कर लेते हैं हम लोग फिर से। स्टार्टिंग कहां से हुआ, स्टार्टिंग हुआ वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम, जब अंग्रेजों ने फोर्स रिक्रूटमेंट भारत में शुरू करा, अंग्रेजों ने टैक्सेस बढ़ा दिए, अंग्रेजों ने इनकम टैक्स लगाना शुरू कर दिया। उसी समय फूड शॉर्टेज भी आया, तो लोगों के अंदर जो है वो चीज गुस्सा भरती चली, मतलब वो सारी चीजें लोगों के अंदर गुस्सा भरने लग गए अंग्रेजों के अगेंस्ट में। फिर धीरे धीरे जाकर के लोगों को लगने लगा था कि नहीं चलो वॉर हो रहा है, इस कारण से ऐसा हो रहा है, वॉर खत्म होगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अल्टीमेटली ऐसा हुआ नहीं। उसी बीच 1915 में गांधी वापस आते हैं, एक के बाद एक आंदोलन शुरू करा गया। अच्छा, अभी कुछ चीजें हैं जिसको अपने माइंड सेट कर लेना पूरे तरीके से। आपको ये नोट डाउन करने का जरूरत नहीं है, डोंट नीड टू राइट डाउन दिस, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए रखा हुआ था। एक स्टोरी की तरह ना, जस्ट सी, इफ यू इन्फ्यूज अ स्टोरी इन योर माइंड, अगर आप किसी भी कहानी को, किसी भी चीज को अपने दिमाग में बैठा लेंगे ना, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो अपने आप बनते चले जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूं फिर से एक बारी। जैसा कि मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हाँ, जो अक्सर आपके एग्जाम्स में आते हैं, जैक बोर्ड में जो पूछा जाता है अक्सर, जैसे कि रॉलेट एक्ट क्या था, ठीक है। तो आप याद करेंगे, मैंने आपको बताया रॉलेट एक्ट क्या था कि पुलिस को पूरा पावर दे दिया था कि किसी को भी उठा के वो जेल में डाल दे। फिर भारत में लोगों ने रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया, क्योंकि इसीलिए किया था क्योंकि वो एक बार किन्हीं को जेल में डालते तो 2 साल तक उनका बेल नहीं होता था। तो लोगों को फिर ये डर भी था कि पुलिस को पावर मिल गया सारा, पुलिस उसका गलत इस्तेमाल भी करेगी, ठीक। फिर रॉलेट एक्ट जो था उसके रिस्पॉन्ड में गांधी ने क्या किया था, तो रॉलेट सत्याग्रह चलाया था, आपको याद होगा। तो इसी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह को बंद क्यों किया था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था वही चीज कि जब जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था तब तक ये बहुत ज्यादा वायलेंट हो चुका था, है ना। क्योंकि जब ये वायलेंट हो गया तो गांधी जी को वो वायलेंस बर्दाश्त नहीं था, इसलिए उन्होंने जाकर के बंद कर दिया रॉलेट सत्याग्रह को। फिर आप एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग के ऊपर में टिप्पणी करें, है ना, संक्षेप में लिखे या एक कुछ वो। तो फिर ये जलियांवाला बाग जो है उसके बारे में भी आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। फाइनली दे गैदर्ड इन द प्लेस, है ना, और फिर जनरल डायर ने सीज करा एरिया को एंड ओपन फायर। दैट वाज द मैसेकर इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग।
फिर गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, गांधी ने उसे बंद क्यों किया? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि लोगों ने उस असहयोग आंदोलन को अपने अपने तरीके से लिया। फाइनली क्या होने लगा कि वायलेंस बढ़ता चला गया। ये गॉर्डन हिल्स में आंध्र प्रदेश के गुरिल्ला मूवमेंट भी हुआ, ठीक है, और फिर एक चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। तो चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था गोरखपुर में, है ना, जहाँ पे पीसफुल डेमोन्स्ट्रेटर जो थे उनके ऊपर में फायरिंग की गई और कई लोग मारे गए उसमें। तो वो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद जो है फिर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था। फिर गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था उसको क्यों बंद किया? तो गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद इसलिए उन्हें करना पड़ा था क्योंकि जब सबको अरेस्ट कर लिया गया था तो लॉर्ड आर्विन उनके बीच एक समझौता हुआ था जिसे गांधी आर्विन पैक्ट कहते हैं। तो अब इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है, गांधी आर्विन पैक्ट भी क्या है? तो गांधी आर्विन पैक्ट भी वही था जिसमें दोनों एक बात पे सहमत हुए थे। आर्विन ने कहा था कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए मेरे साथ लंदन चले और दूसरा आप सभी ने अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दे। जब आप ऐसा करेंगे तो जितने लोगों को मैंने अरेस्ट करके रखा है मैं उसे फिर रिलीज कर दूंगा, मगर उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं करा। चलिए, तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन बंद होने का कारण भी लॉर्ड आर्विन पैक्ट था। चलिए लेट अस मूव अहेड। फिर मैंने आपको बताया था कि जो लिमिटेशंस कुछ थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, जैसे कि अनटचेबल्स को हमेशा डिनाई किया जाता था, है ना, उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, उन्हें सत्य नहीं दिया जाता था, किसी चीज में एंट्री नहीं मिलती थी जनरली उनको जल्दी, है ना। ऐसा तक कहते हैं कि मंदिर के बाहर ही वो लोग खड़े रहते थे, मंदिर के अंदर भी जाके पूजा नहीं करने दिया जाता था। तो एक समय ये सब चलता था। तो ये जो अनटचेबिलिटी था इसको गांधी जी ने ही इंडिया से रिमूव करने के लिए बहुत एफर्ट भी करा, बहुत हद तक उन्होंने करा भी। गांधी जी का कहना भी था कि आप आजाद तब तक नहीं हो सकते जब तक ये अनटचेबिलिटी जो है भारत से, इसे खत्म ना किया जाए। आपको 100 साल तक आजादी नहीं मिलेगी जब तक आप इसे रिमूव ना करें। तो गांधी जी ने फिर अनटचेबल्स को नाम भी दिया था हरिजन, है ना, मतलब सन ऑफ गॉड और समथिंग। तो हरिजन का नाम उनको दिया गया। गांधी जी ने उनके जो काम वो हरिजन्स करते थे वही काम गांधी जी ने खुद भी किया, ताकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा हो, एक जागरूकता पैदा हो कि नहीं ठीक है सब कुछ, है ना, तो जब वो कर सकता है, जब वो मानता है इन्हें, तो फिर हम भी माने। तो फिर जब एक ऐसा समय जब लोग अनटचेबल्स को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, उसी समय क्या हुआ था, एक पूना पैक्ट साइन हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में। अंबेडकर क्या कहना था, मुझे सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। तो सेपरेट इलेक्टोरेट उनको कैसे दे देते? गांधी ने मना किया, बोला सेपरेट इलेक्टोरेट पॉसिबल नहीं। तो उन्होंने क्या किया, सीट्स रिजर्व कर दी, है ना, उन्होंने सीट्स रिजर्व करा। उन्होंने कहा कि हम सीट रिजर्व कर देते हैं। तो इस तरीके से फिर गांधी और अंबेडकर के बीच में ये समझौता हुआ जिसे हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। फिर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, लोगों को एक साथ जोड़ना, एक साथ लाना, ठीक है, और एक होकर के बंद मुट्ठी होकर के देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई पर लड़ना। तो फिर उसके लिए पैट्रियोटिक सॉन्ग्स का भी मदद लिया गया, है ना। पैट्रियोटिक सॉन्ग्स के साथ बहुत सारे पेंटिंग्स, फिर कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स, नॉवेल्स भी लिखे गए थे। नॉवेल्स में वो हीरोइक पास्ट जो होता था, हीरोइक पास्ट का मतलब पहले के टाइम में जो योद्धा रहे थे कभी, जिन्होंने मातृभूमि के लिए लड़ाई की या फिर मतलब अपने लोगों की रक्षा के लिए लड़ाई की, तो वैसे वैसे लोगों का एक एग्जाम्पल्स दिया जाता था ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म और ज्यादा स्ट्रांग हो, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म और ज्यादा स्ट्रांग हो। फिर एलिगोरी, एलिगोरी एक भारत माता का इमेज आया, है ना, लोग डिवोशनली जाकर के जो है वो उनसे जोड़ते चले गए, उनको भी लगा कि नहीं इट्स एन इमेज ऑफ गॉडेस। और 1942 में फाइनली फिर एक क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो था इसमें कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड था। अब थोड़ा सा पीछे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था, असहयोग आंदोलन, उसमें गांधी जी ने कहा था कि सिर्फ सहयोग नहीं करना है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, जिसे हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट मार्च या फिर दांडी यात्रा, नमक यात्रा भी कहते हैं, इसमें गांधी जी ने कहा था कि सॉल्ट जो कुछ लॉज जो है, लॉ कानून जो नियम जो बना रखे थे अंग्रेजों ने, उसे तोड़ देना है, ठीक है। लेकिन कहीं भी अभी तक जो मूवमेंट्स था उसमें अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल फेंकने की बात नहीं हो रही थी। तो फाइनली 1942 में ये क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और इस क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत जो है फिर लोगों के अंदर लोगों ने बहुत एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट करके अंग्रेजों को देश के बाहर निकाला। ओके फाइन, ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं। हालांकि मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको वर्बली भी बताए थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ भी लिखे हुए हैं,
ठीक है, आप इसे देख सकते हैं और आई एम डैम श्योर कि मुझे आपको आंसर बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ब खुद इसका आंसर पता चल जाएगा। ये निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करें जलियांवाला बाग का कांड जो कि 13 अप्रैल को हुआ था 1919। साइमन कमीशन है ना, साइमन कमीशन मैंने आपको बताया था कि इंडिया में एक टीम भेजी गई थी कि संवैधानिक जो कार्य मतलब चल रहा था उसको जांच करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया? भारत के लोग रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों कर रहे थे या क्यों करते थे? गांधी आर्यन समझौता क्या था? गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह वापस क्यों लिया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं एंड आई एम श्योर कि आप इसका आंसर खुद से लिख सकते हैं। वन मोर थिंग आई जस्ट टेल यू, एक चीज और आपको मैं बता दूं, आप अपने हिस्ट्री के बुक को खोलिएगा, लेसन 3 खोलिएगा, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसे खोलिएगा, ठीक है, और खोल करके क्वेश्चंस रीड करिएगा। आप क्वेश्चन रीड करेंगे और ये वीडियो जब आप देखेंगे, जो स्टोरी अपने मन में माइंड में इन्फ्यूज कर लीजिए, आप जैसे उस क्वेश्चंस को देखेंगे यू विल गेट द आंसर ऑफ दैट। समवेयर माइट हैपन यू हैव सम डाउट्स, कुछ जगह आपको हो सकता है डाउट्स होगा, तो उसके लिए फिर आप बुक हेल्प ले सकते हैं एंड इफ यू कैन कम्युनिकेट मी तो फिर आई आल्सो कैन हेल्प यू टू सॉल्व दैट, ठीक है। अगर कोई डाउट्स होगा तो ऑब्वियस आप कमेंट में भी मुझे बता देंगे, तो फिर वो सॉल्व आउट करने की मैं कोशिश करूंगा। सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर, उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो अगेन वी विल मीट, है ना, थैंक यू।